हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली क्या है कि फरवरी तो सब लोग वैलेंटाइन डे के लिए जाना चाहते हैं, फिर कुछ टाइम बजट आता है जिससे हम बजट से स्टार्ट करते हैं बट थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर वैलेंटाइन डे तक जाके हम और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट उससे बड़ी बात ये है कि इस साल का बजट डिसअपॉइंटिंग था ही नहीं। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि यार लोगों को एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि सरकार खत्म हो रही है या नया सरकार बनना है या फिफ्थ ईयर हो गया है तो अगले साल इलेक्शन है, ये ऐसा तो कुछ ना कुछ होने की लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि सबको मालूम है ना, रेवड़ी और जो बोलते हैं ना, रेवड़ी वड़ी या जो भी रसगुल्ला गुलाब जामुन सब तभी मिलता है जब वोटिंग का टाइम आता है। बट इस साल बजट में कुछ और हुआ। तो मैं पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ निर्मला सीतारमन जी के लिए। उन्होंने इस साल का एक बजट लाया है जहाँ तो मुझे लगता है उन्होंने क्रिस गेल जैसे लंबे लंबे छक्के मारे हैं। मैंने देखा है कि कई मीम्स उन पे बनी थी बहुत ये, बट मुझे लगता है सब मीम का उन्होंने एक ही टाइम में जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जो मज़ा आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी पर्सन तो बहुत ही खुश है, क्योंकि यार जीरो टैक्स, मतलब लोग जीरो टैक्स कब करते थे, जब हम करियर स्टार्ट करते थे या कुछ बोलते हैं एक छोटे ब्रैकेट से हम करियर स्टार्ट करते थे, तब जीरो टैक्स हमने सुना है कि हमको जीरो टैक्स भरना पड़ेगा। बट इवेंचुअली जीरो टैक्स अब जब हम 2025 में आ चुके हैं और जीरो टैक्स बनने का उम्मीद या टैक्स कम भरने का उम्मीद और कुछ ना कुछ उससे फायदा होने का उम्मीद तो किसी को था ही नहीं। कई लोग ने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, या कई लोग ऐसी ऐसी लंबी फेंक रहे थे कि कुछ ना कुछ सुन के थोड़ा बहुत तो मिल ही जाए। बट वे बोलते हैं ना, थोड़ी की उम्मीद में ज़्यादा मिल जाए तो उसका बोलते हैं ना आनंद कुछ और ही होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट 2 दिन जो ये वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, मज़ा तो आया है यार। और जिस पे मतलब बोलो ना कि जो बजट में टैक्स स्लैब आए हैं और उस पर क्या क्या बातें हुए हैं, ये सब पे हम डिस्कस तो करेंगे। पर हम ये बोलना चाहेंगे कि ये बात और एक हफ्ते तो चलेगी यार, क्योंकि सब इसको डिकोड कर रहे हैं, सब इसको समझ रहे हैं। तो हम भी उसको डिकोड करने आए हैं और बताने आए हैं कि क्या होता है। हम एक्सेल शीट शेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे आप कहाँ जाके कर सकते हो, और आपको सबको समझ में आएगा आपका जो भी सैलरी है, कौन सा टैक्स रेजीम अच्छा था या बहुत अच्छा था, या इसमें ज़्यादा पैसे बच रहे थे उसमें ज़्यादा पैसे बच रहे थे, सब चीज़ हम बोलते हैं ना डिस्क्लोज, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी सब देंगे। तो प्लीज़ बने रहिए और इसका मज़ा लेते हैं गाइस। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. अब हम बात करने वाले हैं ओल्ड टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स स्लैब्स और लेटेस्ट टैक्स स्लैब्स। हम एक्चुअली बजट पे तो बहुत सारी बातें हो ही गई है और बहुत सारे चार्ट्स आ ही गए हैं, कई यूट्यूबर ने इस पे कुछ कुछ वीडियोस भी बना लिए। बट कितनी क्लैरिटी हम दे सकते हैं उतनी हम देना चाहेंगे। आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, लव कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए कि हम कैसे कैसे सब चीज़ को बाइफरकेट करते हैं। और फिर हम इवेंचुअली बहुत सारे नंबर्स में ट्राई करके भी देखेंगे कि कैसा हमको ब्रेकअप आता है हमारे सैलरी केस में, कितना हमको टैक्स लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ पे क्लैरिटी लेंगे और सब चीज़ पे बात होगी गाइस। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब पे हम जाते हैं। ओल्ड टैक्स पे स्लैब पे मैंने एनुअल इनकम और टैक्स रेट पे बाइफरकेट किया है। तो पहला स्लैब है अप टू 2.5 लाख। तो जिनको भी 2.5 लाख सैलरी आती थी ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से या उससे कम आती थी, वो टैक्स नहीं भरते थे या उनको नो टैक्स भरने का ऑप्शन था, मतलब उनको टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अब जो स्लैब है उसके बाद वाला स्लैब है, जिनको सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के पास आता था, उनको 5% टैक्स लगता था, मतलब 2.5 लाख तक जीरो टैक्स लगता था, और बचा हुआ जो भी इनकम है, समझो 4 लाख है तो 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख पे उनको 5% टैक्स लगता था। वैसे टैक्स कैलकुलेट होता था। अब जिनका सैलरी 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में है, उनको 20% लगता था, मतलब 5 के बाद सीधा 20, 5 के बाद 10 नहीं था, सीधा 20 था ओल्ड टैक्स स्लैब में। और अबाउट 10 लाख तो सीधा 30% टैक्स रेट था। तो ये ओल्ड टैक्स स्लैब था। इसके बाद उन्होंने न्यू टैक्स स्लैब्स भी लाए हैं और उसके बाद अभी लेटेस्ट टैक्स स्लैब आया है। तो पहले भी ओल्ड टैक्स पे पूरी क्लैरिटी ले ही लेते। अब ओल्ड टैक्स में क्या था कि एक रिबेट था अंडर सेक्शन 87A, इफ योर टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। अगर आपके पास 5 लाख तक ही आपका टैक्स बनता था तो आपको एक 12,500 मतलब 12,500 का आपको रिबेट मिलता था। तो अगर आपका टैक्स 12,500 होता था, वो आपको माइनस हो जाता था और आपको टैक्स जीरो भरना पड़ता था।
ठीक है। अब और उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड ऑन किया था जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक था। तो आपका समझो टैक्स उसके बाद भी 50,000 का टैक्स बचता था। तो समझो आपका 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा और उसके ऊपर आपका टैक्स ब्रैकेट बनता था, तो जिसमें आपको 62,500 होता था, तो 12,500 आपको टैक्स रिबेट में मिल जाता था और 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाता। तो इनडायरेक्टली आप जीरो टैक्स भरते, तो 5,50,000 तक आपको टैक्स तो लगता ही नहीं है और जीरो टैक्स ही हो जाता। बट ओल्ड टैक्स में थोड़े कंडीशंस है ओल्ड रेजिम के, कि आपको बहुत सारे डिडक्शंस थे। अब हम डिडक्शंस पे बात करते हैं, तो एटीसी में आपको डिडक्शंस थे जिसमें मतलब ये था कि 1.5 लाख का लिमिट था। अब वो 1.5 लाख आप पीपीएफ में डालो, जो आप बैंक में पीपीएफ अकाउंट होता है उसमें डालो, एलआईसी में डालो, ईएलएसएस में डालो। ईएलएसएस मतलब म्यूचुअल फंड, जो 3 साल का, मतलब जिनमें ब्लॉक केज होता है 3 साल का, तो उस पर डालो, क्या ईपीएफ में डालो, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लो, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो 8 साल का होता है, तो उसमें पैसा डालो। तो जिन्होंने भी 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसमें एक लिमिट 1.5 लाख रुपए का हर साल का ये था लिमिट, बट उसका एक टेन्योरशिप होता है कि इसमें 15 साल था, किसमें 5 साल था, किसमें 8 साल था, ऐसा लॉक इन होता था। ठीक है, तो एटीसी में ये उनको बेनिफिट है 1.5 लाख का, वो कंसेशन ले सकते थे। ठीक है, फिर 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का वो कर सकते थे। तो ये एक 80D में उनको एक एग्जेम्पशन था। फिर एचआरए मतलब जो बॉम्बे छोड़ के पुणे में रहते हैं, नासिक में रहते हैं, या कहीं और जगह किधर रहते हैं, उनको एचआरए रेंट अलाउंस था। जिनके पास खुद का घर नहीं था और वो रेंट पे रहते हैं, उनको ये मतलब जो भी वो रेंट पे करते हैं उसमें ये था एग्जेम्पशन लिमिट था। उसका भी एक अलग कैलकुलेशन है, बट उस पर भी एक एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन था। फिर 80E में एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, जो आप एजुकेशन लोन आपने लिया है, आपने पढ़ाई किया है, उसके कारण आपको जो जॉब मिला है और आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो, तो आपको जो भी एजुकेशन लोन में लोन था उसका इंटरेस्ट जो होता था आप वो भरते थे, तो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन था जिसमें नो लिमिट था, क्योंकि अपनी एजुकेशन में आपने कितना खर्चा किया है वो हमें नहीं मालूम, राइट। अगर जो भी आप 12 लाख भरते होंगे, 15 लाख भरते होंगे, तो जो भी इंटरेस्ट आप भरते थे ईयर ऑन ईयर, उसमें नो लिमिटेड टैक्स एग्जेम्पशन में, तो जितना होता था इंटरेस्ट, अगर लाख रुपए भरते थे साल भर में या 2-2.5 लाख भरते थे, तो सब आपको टैक्स एग्जेम्पशन में मतलब टैक्स एग्जेम्पशन में एग्जेप्शन हो जाता, डिडक्शंस मिल जाते थे उसके। फिर 80G में आप जो भी चैरिटी करते हो, आप कोई एनजीओ में पैसा डालते हो या किसी चैरिटी को आप फंड करते हो, कोई भी सेवा में, मतलब कोई भी सेवा एनजीओ को आप जो भी अमाउंट देते हो, उस पर आपको 50% या 100% डिडक्शन के एग्जेम्पन्स थे। जो भी आपने, अगर अपने किसी नियरेस्ट एनजीओ जो एनिमल वेलफेयर पे काम करता है उस पर आपने 25,000 दिया, तो उसका 50% या अप टू 100% का एग्जेम्पशन मिलता था टैक्स पे। मतलब जो आपको टैक्स अमाउंट लगता था उसमें, अगर आप समझो आपको 50,000 टैक्स अमाउंट लगा है, बट आपने किसी एनजीओ को 25,000 दे दिया है, तो उसके ऊपर से आपको 12,500 या कोई कोई एनजीओ में आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता था। फिर 24B होम लोन इंटरेस्ट, तो यार सब लोग सैलरी इसलिए ही तो कमाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वो घर ले, और घर लेने के बाद प्रॉब्लम यही है कि घर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर लेने में यही प्रॉब्लम है कि 20-20 साल 25-25 साल हम तो इवेंचुअली तो हमारे पास पैसा तो होता ही नहीं है कि हम पूरे घर का पैसा एक साथ भर पाए, तो हम क्या करते हैं, उसको लोन पे लेते हैं। अब लोन लेते हैं तो 20 साल 25 साल, तो इस पर इतना इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट पे होम लोन इंटरेस्ट पे एग्जेम्पशंस थे जिसके कारण आपको डिडक्शंस मिलते थे। उसका भी एक लिमिट था, एक अपर ब्रैकेट पे 2 लाख का लिमिट था। तो आप 25 लाख का लोन लो, आप 30 लाख का लोन लो, आप 1 करोड़ का लोन लो, जैसा आपको मिलता था आपकी सैलरी के बेसिस पे, तो आपको उस लोन पे इंटरेस्ट साल भर में 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था। और 80TTA सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 10,000 तक आपको जो भी इंटरेस्ट अकाउंट में आता था आपके एफडीज में या इस पे, वो उस पे आपको 10,000 तक का एग्जेम्पशन था। तो ये था पूरा ये था ओल्ड रेजिम पे। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब, जो इससे पहले था, जो अब आया है, जो निर्मला सीतारमन जी ने लाया है, वो लेटेस्ट टैक्स रेजिम हम कंसिडर करते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम जो इससे पहले थे उस पर बात करते हैं। तो एनुअल इनकम और टैक्स रेट के हिसाब से मैंने बाइफरकेट किया है। तो आपको उसमें न्यू टैक्स रेजिम में ये था कि 3 लाख तक आप इनकम होता आपका, 3 लाख या 3 लाख से कम होता तो आपको टैक्स जीरो था। 3 लाख से 7 लाख के बीच में, या 3 लाख से 7 लाख या ऑन हायर एंड 7 लाख तक होता तो आपको 5% टैक्स था। अगर और उस पर उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया था कि आपको अगर इनकम 7 लाख तक था तो आपको 5% जो टैक्स लगता था उस पर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन था, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट था। तो एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जिसके कारण आपको जीरो, मतलब 7 लाख तक आप जीरो टैक्स भरते थे। अब 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपका सैलरी ब्रैकेट बैठता था, या आपका इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में आता था, तो आपको 10% देना पड़ता था। अगर 9 लाख आता था तो वो 2 लाख पे 10% आपको टैक्स लग जाती थी। ऐसे कैलकुलेशन थे। 9 लाख होता तो बहुत सारी चीज होते, मतलब 3 से 7 लाख का 5% भी लगता, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में जो अमाउंट होता उस पे 10% लगता। ये ऐसे सब स्लैब्स थे।
अब उसके बाद 10 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स लगने के मतलब लगते हैं, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% के टैक्स लगते हैं, और 15 लाख के ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स लगता है। तो आप अगर आप एक नोटिस करो कि 7 लाख तक तो आप ऑलमोस्ट 0% टैक्स पे आप बच सकते थे, बट जैसे आप 7 लाख के ऊपर जाओ और 7 लाख से 15 लाख तक आपका अगर इनकम होता है, जिनको ज्यादा सैलरी में, तो ग्रोथ भी तो चाहिए, राइट? हम काम क्यों करते हैं कि इवेंचुअली हम ग्रो करें और उतने पैसे हम कमाए जिससे हम हमारा घर बनाए, हम गाड़ी ले, हम एक अच्छे शहर में रहे, एक मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब बहुत सारी चीजें जिसके लिए पैसे लगते हैं। तो अब ये देखो 7 लाख से 15 लाख तक 30% तक चले जाता था, तो एक बहुत कम अमाउंट के बीच में इतने टैक्स के स्लैब्स थे जिसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते थे न्यू टैक्स रेजिम में, बट स्टिल न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम से बेनिफिट था। अगर आपका एग्जामिशंस में आपके पास नहीं थे तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिट था, पर अगर आपके पास मतलब एग्जामिशंस और डिडक्शंस थे जिसमें आप हाउस रेंट पे भी दे रहे हो, लोन भी ले रहे हो, आप ईएलएसएस और ये सब में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज ये कर रहे हो, तो वो सब एग्जामिशन के बेसिस पे तो ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर था। ठीक है, अब न्यू टैक्स रेजिम में भी 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटेस्ट टैक्स रेजिम, मतलब द लेटेस्ट टैक्स जो निर्मला सीतारमन जी ने अब बजट में मेंशन किया 2 दिन पहले 1 तारीख को, तो उस पर बात करते हैं। अभी नया टैक्स रेजिम है अप टू 4 लाख नो टैक्स, मतलब आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, आप फाइल करो, आप 0 टैक्स पे फाइल कर सकते हो। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% लगेगा, और 12 लाख के ऊपर नो टैक्स, जो बात सब लोग बोल रहे हैं नो टैक्स नील टैक्स, ये कैसे आ रहा है 12 लाख तक कैसे वो नो टैक्स या नील टैक्स आ रहा है, उस पर हम डिस्कस तो करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 87A में आप इधर देखिए टैक्स रिबेट है 60,000 तक। अब 60,000 तक टैक्स रिबेट का मतलब क्या होता है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, मतलब कितना हुआ, 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख पे 10% 40,000 हुआ, तो 5% मोस्टली मोटा मोटी 20,000 हुआ, और 8 लाख से 12 लाख मतलब और एक 4 लाख पे 10% मतलब 40,000 हुआ, तो टोटल 60,000 हुआ। ये दोनों के बीच में अगर जिनका इनकम 12 लाख था उनको 60,000 टैक्स भरना पड़ता था। इसके हिसाब से मैं चेतो इधर करके दिखाता हूँ। जिनका 12 लाख सैलरी था तो पहले 4 लाख पे तो उनको 0 भरना पड़ा, फिर 4 लाख पे 5% 20,000 भरना पड़ा, और बचे हुए 4 लाख पे 10% 40, तो ये दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो 60,000 बनता है। ठीक है, तो ये 12 लाख पे 0 टैक्स इसके लिए होता है कि ये 60,000 आपको 87A में रिबेट मिल रहा है, 60,000 का रिबेट आपको मिल रहा है, तो जिसके कारण आपका टैक्स 0 होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास एक एडिशनल चीज है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये चीज है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 75,000 पे सैलरीड और इंडिविजुअल, मतलब सैलरी इंडिविजुअल और पेंशनर्स को 75,000 का एडिशनल डिडक्शन है। तो अगर आपका 12 लाख प्लस 75,000 हुआ तो 75,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन से डिडक्ट हुआ, और 12 लाख तक आपको 0 टैक्स बनना पड़ा, तो आपका 12,75,000 तक 0 टैक्स बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं 12 लाख के ऊपर बात। अब जिनकी सैलरी 12 लाख के ऊपर चली गई, या 12 लाख के बदले 13 लाख होगा, 16 लाख होगा, तो उनको तो ये 15% लगेगा ही, बट उनको ये सब भी टैक्स लगेगा जो 4 से 8 लाख के बीच में 5% है, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% है, वो लगेगा ही लगेगा, बट उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे, रिबेट मुझे लगता है नहीं मिलेंगे, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ ही जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख से 16 लाख के लिए 15% टैक्स लगेगा, 16 लाख से 20 लाख के लिए 20% लगेगा, 20 लाख से 24 लाख के लिए 25% लगेगा, और 24 लाख के ऊपर 30% लगेगा। तो इस टाइम इन्होंने क्या किया ना, रेंज बहुत बड़ा किया, का 15 लाख था और का 24 लाख, और जब 7 लाख पे 0 टैक्स भरते थे, अब सीधा जब हम 60 लाख पे 0 टैक्स भरते थे, अब हम 12 लाख पे 0 टैक्स भरने पे आ गए। मतलब बहुत बड़ा जंप मारा है, और बहुत अच्छा जंप मारा है, और ये जरूरत भी थी, क्योंकि यार वो हर साल 20,000 50,000 बढ़ाना ये गेम नहीं है, लॉन्ग गेम मतलब गया है यार। अब लोगों की सैलरी बढ़ती, एक तो बड़े मतलब जिनको ज्यादा सैलरी मिलती है उसका तो ग्रोथ बहुत कम है, 10% करके लाख रुपए साल भर में बढ़ता है, उससे ज्यादा तो टैक्स में जाता है, लाख रुपए बढ़ता है उससे ज्यादा टैक्स में चले जाता है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि यार आदमी मेहनत करके कमाना चाहता है, अब जब जब मौका मिले ज्यादा कमाने का, तब टैक्स ज्यादा से ज्यादा पैसा खाए तो कैसे मजा आए यार। मतलब वही होता है ना, दिल को बुरा लगता है। जो 20 लाख तक पहुंच गए वो अमीर बन रहे हैं, बट उनको बुरा ये लग रहा है कि यार 20 लाख पे मैं अगर मतलब मोटा मोटी इससे पहले तो 30% टैक्स देता था, मतलब 20 लाख पे 30%, इवेंचुअली मेरे 6 लाख तक का टैक्स कटता था, मतलब एग्जैक्ट 6 लाख नहीं होगा, वो हर अलग अलग 4 लाख रुपए तो टैक्स कटता ही था। तो वो वाला स्ट्रेस था उनको कि यार 3 लाख यार हम अपने ही मतलब लोन से नहीं
फ्री हुए, हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं है, हम फाइनेंशियली बोलते हैं सर्टेन नहीं हुए, या बोलते हैं ना हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए कि यार अब हमें को लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, वैसा नहीं है। तो लोगों का बहुत सारा एम्बिशन है, वही एम्बिशन पूरा नहीं हुआ है, तो दिल को ऐसा लगता है कि 20 लाख तक तो कमा रहा हूँ, बट उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो जितना स्ट्रेस, ये सब जो हम लोगों कमाने में, मतलब मेहनत करने में जो हमें डिफिकल्टीज आती है, और ये तो इवेंचुअली है ना, प्राइवेट में कैसा गारंटी नहीं है, आप आज 24 लाख कमा रहे हो, 2 साल बाद आपके पास काम होगा नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है, कोई आपको कैसे मिलेगा, इसके बाद आपके लाइफ में जो अनसर्टेनिटीज होंगे, तो उसके लिए तो पैसे बना ही नहीं पाते यार, उसके लिए तो हमको जिंदगी भर काम करना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज के हिसाब से तो लोगों को टैक्स लैब में थोड़ा तो चाहिए था। अब ये 12 लाख वाला करके तो छक्के तो निर्मला सीतारमन जी ने मारे ही मारे हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, अब हम टैक्स लैब को समझेंगे कि ओल्ड बेटर है, न्यू रेजिम बेटर है, और मैं लेटेस्ट टैक्स रेजिम बेटर है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ओल्ड रेजिम बेटर तभी है जब आप ईएलएस में भी पैसा बचा रहे हो, आप इंटरेस्ट लोन लेके इंटरेस्ट में पैसा बचा रहे हो, आप इंश्योरेंस में भी पैसा बचा रहे हो, आप मतलब सब जो जितने भी लिमिटेशंस है, आप वो सब चीज़ में पैसा डाल के बचा रहे हो, तो वो आप ये सब चीज़ में डालोगे, तो अगर आप ये ओल्ड टैक्स रेजिम तभी बेटर है। आप एचआरए में भी रह रहे हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा बचा रहे हो, आप पीपीएफ एलआईसी एलएसएस में मिला के आप 1.5 लाख रुपए बचा रहे हो, आप डोनेशन कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो एजुकेशन लोन होगा तो बेटर है। अगर वो भी नहीं है तो होम लोन इंटरेस्ट आप भर रहे हो 2 लाख रुपए का, वो कंसेशन, ये सब कंसेशन आपके पास होगा, तब ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है। बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि सबका डिफरेंट है, कोई कम लोन भर रहा है, कोई ज़्यादा लोन भर रहा है, किसी ने एजुकेशन भी लिया है और होम लोन भी लिया है, किसी ने खाली होम लोन लिया है, किसी ने कुछ भी नहीं लिया है, खाली ईएलएसएस में पैसा डाल रहा है, कोई कुछ थोड़ा बहुत पीपीएफ में पैसा डाल रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है बट ईएलएसएस में नहीं डाल रहा है। तो ये सब कंसेशन ऊपर नीचे होंगे और कैलकुलेशन चेंज होंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एटीसी का बेनिफिट है जब आप ये सब चीज़ को यूटिलाइज मैक्सिमम में कर रहे हो, जो कर पा रहा है उसके लिए तो ओल्ड एटीसी सॉरी ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है ही है, बेटर है। बट अभी हम लेटेस्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने इधर एक एग्जांपल दिखाया है, 3 लाख रुपए डाला है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एनुअल टैक्सेबल इनकम है, जिनको 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए जो सैलरी कमा रहे हैं, तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, और लेटेस्ट टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का गाइस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 3 लाख पे तो वैसे भी ओल्ड में भी नहीं टैक्स लग रहा है, न्यू में लग रहा ही नहीं है, जो अभी बचा नहीं, और लेटेस्ट में तो जीरो ही लग रहा है, तो एक्चुअली ये तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब हम करते हैं 5,50,000, ठीक है। अब 5 लाख पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हुआ, 50,000 कम हो गया, और न्यू लेटेस्ट टैक्स रेजिम में 75,000 के हिसाब से ये कम हो गया, 4,75,000 हुआ। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में हमको टैक्स लगेगा 12,500, ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिम में हमको लगेगा 10,000, और लेटेस्ट टैक्स रेजिम में लगेगा हमको 3,750, ठीक है, ओके। बट इवेंचुअली ये दोनों से आप जब कंपेयर करोगे तो आपको 2,500 रुपया टैक्स लगेगा, बट ये दोनों से करोगे तो 6,250 आपका बचेगा, ये आप बचाओगे। बट एक्चुअली नॉर्मली तो 12 लाख तक नील हो चुका है, तो रिबेट और इस पे स्टैंडर्ड रिबेट भी आपको मिलेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं रिबेट के ऊपर वाले अमाउंट्स में, तो क्या थोड़ी क्लैरिटी आएगी। पहले हम जाते हैं, चलो थोड़े 7 लाख पे, 7 लाख पे नहीं, हम 9 लाख पे जाते हैं। अगर 9 लाख पे होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हुए, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 82,500 का टैक्स आता हमें, न्यू रेजिम में हमको 40,000 का टैक्स आता, लेटेस्ट में हमको 22,000 का 500 का टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसमें भी हम ओल्ड में से न्यू में जाए तो हम 40,000 मतलब 42,500 बचा रहे, हम न्यू से लेटेस्ट में आए तो हम 17,500 बचा रहे, जो रिबेट के कारण ये भी जीरो हो जाएगा, तो हम पूरा 40,000 बचा रहे इवेंचुअली, क्योंकि अब 12,000 तक तो मैंने बताया था ना गाइस कि 12,000 तक तो नो टैक्स, क्योंकि आपको 87 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपको रिबेट भी तो है, तो वो सब अप्लाई होने के बाद आपको नो टैक्स लग रहा था, ठीक है। अब हम थोड़ा जाते हैं ऊपर, 13,75,000, ठीक है। अब जाके टैक्स एप्लीकेबल होगा, लेटेस्ट टैक्स एप्लीकेबल होगा गाइस। तो अभी 13 लाख पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हुआ और ये डिडक्ट हुआ है। अब ये प्लीज नोट कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अब ओल्ड टैक्स रेजिम के बेसिस पे हमको 2,10,000 का टैक्स लग रहा था, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से हमको 1,15,000 का टैक्स लग रहा था, अब लेटेस्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से हमको 75,000 का टैक्स लग रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे, ओल्ड और न्यू में आप 95,000 बचा रहे थे, 95,000 का बचा रहे थे, अब न्यू और लेटेस्ट में आप 40,000 रुपीज बचा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो, येलो को ओल्ड टैक्स रेजिम रखा है, ब्लू न्यू टैक्स रेजिम के लिए है, और ग्रीन लेटेस्ट टैक्स रेजिम के लिए, तो विच इज बेटर,
ओल्ड और न्यू के कंपैरिजन में न्यू रेजिम इज बेटर क्योंकि यू आर सेविंग 95,000 रुपीज। अब न्यू रेजिम एंड लेटेस्ट रेजिम के बीच में लेटेस्ट रेजिम इज बेटर बिकॉज यू सेविंग 40,000 रुपीज। तो आप ये मत सोचो कि अरे यार 95 बचा रहे और या 40 बचा रहे, ये पुराने से आप कंपेयर करो। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे ओल्ड और रेजिम और लेटेस्ट रेजिम में, तो आप और ज्यादा बचाओगे, ठीक है, 95 से भी ज्यादा बचाओगे। तो जो ओल्ड रेजिम है उनके लिए तो न्यू रेजिम बेटर ही था, हाँ, अंटिल नेस वो सब एप्लीकेबल डिडक्शंस और एग्जामिशंस को यूटिलाइज करे। अगर वो नहीं कर रहे थे उनको न्यू रेजिम बेटर था। अब न्यू रेजिम खत्म होने आ गया, अब लेटेस्ट रेजिम आया तो उनको लेटेस्ट रेजिम बेटर है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये मैं क्या कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपको कईयों को समझ में आ रहा है, कईयों को कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कैसे लोगों को लग रहा होगा। जब ये वीडियो शूट करने के बाद इसको देखूंगा और इस पर रिसर्च करूंगा, इसको बेटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम फाइनेंस वीडियो बना रहा हूँ, मुझे फाइनेंस में इंक्लिनेशन है पर मैं बना रहा हूँ पहली बार, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये क्या शीट बनाया है, क्या इस पर क्या भरोसा नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला गलत हो सकता है, ये हो सकता है, तो हम ये कर लेते हैं, हम खुद चेक कर लेते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो गाइस, ऑनलाइन जाते हैं, आप जैसा आप देख सकते हो इधर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पे हम डाउनलोड नाउ कैलकुलेट ऑनलाइन, ठीक है। आप ये इधर याद रखिए, इनकम टैक्स कैलकुलेटर .in, क्लोज तो ये क्या हो गया, हाँ, इनकम टैक्स कैलकुलेटर .in में आप जाके खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने क्या डाला था, ऑल टैब यार, हमने डाला था 13,75,000, तो उसको डाल के देखते हैं, 13,75,000, ठीक है। डिडक्शन हमारा 75,000 स्टैंडर्ड है, अप्लाई स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी इनकम कैलकुलेट, ठीक है। हम 78 आ रहा है न्यू टैक्स रेजिम में, वो डिटेल्स पे देखते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 13 लाख सैलरी इनकम आ रहा है हमारा 13,75,000, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 75,000 का ले लिया। टैक्सेबल इनकम हमारा 13 लाख है, जो मैंने भी दिखाया था, 13 लाख पे टैक्सेबल इनकम इस पे कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं स्लैब वाइज, 0 to 4 लाख पे 0 लगा, 4 लाख से 8 लाख पे 20,000 रुपये लगा 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10% लगा 40,000, और 12 लाख से 13 लाख पे लगा 15,000। तो ये मिला के कैलकुलेटेड टैक्स हुआ 75,000, जो मैंने बताया आपको 75,000। अब ये इन्हें बता रहे कि कैलकुलेटेड टैक्स तो 75,000 है, उस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस है 4% का, जो उसका 3,000 रुपये लगेगा, तो पेबल टैक्स 78,000 होगा। तो मैंने जो कैलकुलेट किया वो 75,000 है। अगर मैं सेस को 4% पे कैलकुलेट करूँ तो ये भी हो सकता है मुझसे, कितना आ रहा है 3,000, देखो ये हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इवेंचुअली हम आगे जाके इस पर भी हम काम कर सकते हैं। 78,000 आपको भरने को आएगा, ठीक है, मैंने अभी अभी आपके सामने किया है, ठीक है। तो इवेंचुअली जो हमारा कैलकुलेशन मोटा मोटी सही है। चलो हम दूसरा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 18 लैक्स 25,000, चलो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई होने के बाद 17,75,000 के बेसिस पे ओल्ड टैक्स रेजिम में 3,45,000 का टैक्स भरने आ रहा है, न्यू रेजिम में 2,32,500 का आ रहा है, और अभी हाँ, और लेटेस्ट में हमको 1,50,000 का टैक्स बचाने करने आ रहा है। तो हम ओल्ड और न्यू रेजिम के बीच बेसिस में 1,12,500 बचा रहे हैं, और न्यू और लेटेस्ट के बीच में ही हम 82,500 बचा रहे हैं। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करें, ओल्ड और न्यू रेजिम को कंपेयर करें, तो 1,12,000 मतलब न्यू रेजिम इज बेटर, क्योंकि 1,12,000 बचा रहे थे। बट अभी न्यू से बेटर बोलता ना, उसका प्रो वर्जन आया, बोलता ना एप्पल का 14 या 15 आया, तो वैसे न्यू रेजिम का भी वर्जन आया है, न्यू रेजिम का लेटेस्ट रेजिम आया है, जिसमें आप 82,500 और बचाओगे। अब ये बचा रहे थे, अब ये और बचाओगे, तो इवेंचुअली लेटेस्ट इज बेटर। अब ये इधर भी डाल के देख लेते हैं, क्योंकि मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी बाद में कर सकते हो। और मेरा इंटेंशन वही है कि क्लैरिटी जितनी आ जाए सबको और समझ जाए, तो उनको फ़ायदा हो जाए, बस, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1,56,000, डिटेल्स देख लेते हैं। 1825 स्टैंडर्ड डिडक्शन किया हमने 7,50,000 पे। अब 0 पे 4 लाख पे 0, 4 लाख से 8 लाख पे 20,000, 5% पे 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% का टैक्स, तो 40,000, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% टैक्स, मतलब 60,000, 16 लाख से 17,50,000 के बीच में 20% टैक्स, मतलब 30,000। कैलकुलेटेड टैक्स 1.5 लाख रुपया, जो हमारा भी है 1.5 लाख रुपया, और कैलकुलेटेड टैक्स 1.5 लाख रुपये, हेल्थ सेस 4% कुछ है, जो 6,000 रुपीज़ होता है, तो 6,000 में ऐड करके 1,56,000 आया, इधर भी 1,56,000 आया। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं शीट रीड ओनली वाला या डाउनलोडेबल अगर मैं डाल पाऊंगा तो मैं डाल दूंगा, तो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी मैं और एक बार लास्ट वाला करते हैं, जिसमें और क्लैरिटी मिल ही जाएगी। हम थोड़े हाई साइड में आते हैं, 22 लाख का करते हैं, ठीक है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हो गया। जिनको ओल्ड टैक्स रेजिम में 4,57,500 बनने आ रहा था, न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए बेटर था क्योंकि थोड़ा कम आ रहा था, 3,45,000 बनने आ रहा था। अब लेटेस्ट टैक्स रेजिम तो और भी बेटर है, उनको 2,31,250 बनने आ रहा है। तो सेविंग्स है, मतलब ओल्ड से न्यू में तो उनको 1,12,000 का सेविंग था ही, अब और सेविंग बढ़ गया न्यू से लेटेस्ट में, तो 1,13,750 का सेविंग बढ़ गया। तो ओल्ड और न्यू में तो न्यू बेटर है, और न्यू और लेटेस्ट में लेटेस्ट बेटर है। ओल्ड तभी बेटर है अगर आपका होम लोन ये सब आपका सब चल रहा है, तो कार लोन नहीं गाइस, होम लोन, ELSS, इंश्योरेंस, अब जो भी जितने भी एग्जामेशन आप यूटिलाइज कर रहे हो फुल पे, तो ओल्ड रेजिम बेटर हो सकता है, बट आप देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिनकी मतलब जिनको 22 लाख रुपए की, मतलब 21 लाख 22 लाख की सैलरी थी, उनको 1,13,000 रुपया बचा लिया, मतलब इवेंचुअली उनको एक आधी सैलरी की बोनस गवर्नमेंट ने दिला दी। तो जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। 1 लाख रुपए से वो अपना कोई इंश्योरेंस जल्दी भर पाएंगे, या एक EMI जल्दी भर पाएंगे, या कोई कार लोन है, या कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड का लोन है वो भर पाएंगे, या कुछ अच्छी जगह पे ट्रैवल कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ आपको दिया है। जो आप सब बोल रहे हैं ना कि महिलाओं के लिए 2,000 3,000 ये सब्सिडीज क्यों मिल रहे हैं, कईयों के मन में होगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कईयों के मन में होगा कि क्यों मतलब जो मेहनत कर सकते हैं क्यों वो सब्सिडीज बांट रहे हैं, क्यों हम अपने मतलब गवर्नमेंट में हम क्यों ये हमारे प्रेशर्स इंक्रीज करें, क्योंकि सब्सिडी एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट किसी को तो किसी बेयर करना पड़ता है, जिसको गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है। और वो पैसा अगर हम सही जगह पे मतलब डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करें, या हम डिफेंस पे खर्चा करें, बट आप ये नोटिस कीजिए कि ये सब पैसा भी जिसमें खर्चा कर रहा है वो उनके डेवलपमेंट पे ही खर्चा हो रहा है। बट कईयों को आपत्ति होगी, कईयों को लगा होगा कि ये सब सब्सिडीज नहीं होना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, और ये सब पैसे देश को बच जाए तो देश जल्दी से जल्दी अपने लोन भर के इंटरेस्ट कम करके फायदा कर सकता है, ये कईयों को लग सकता है। बट यार ये दुनिया ये है ना, कहीं कोई लोग ये सोचते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं हमें क्या मिला, हमें क्यों मिला। आज हम भी जो चेयर कर रहे हैं यार निर्मला सीतारमन जी के लिए, ये बोल के यार बहुत अच्छा, क्योंकि हमें भी कुछ मिल रहा है, हम भी वांट रख के कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं ना। तो जब हम वांट रख रहे हैं तो नीचे भी जो भी लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, कि जिनको जिनको जो जो सब्सिडीज मिल रही है वो उनको भी तो फायदा ही लगता होगा ना। तो ये बेसिस पे ये कॉन्फ्लिक्टेड डिस्कशंस है जिसमें दोनों साइड की पार्टीज है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो वो चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। बट हम ये बात करना चाहते हैं कि मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा, और अगर आप मुझ पर नहीं भरोसा करते हो तो आप प्लीज़ ये इनकम टैक्स calculator.in में जाइए, आप अपना ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, न्यू जो इस साल पे मतलब इससे पहले जो न्यू रेजिम था वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, जो लेटेस्ट बजट पे आया इधर लिखा भी है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बजट 2025 जो 2026 और 2027 में एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से आपको चाहिए तो आप उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो बस यही था मेरे आपके मतलब आपके लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता आपको समझ में आया। आपके कुछ भी क्वेरीज हो गए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, लव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, और ऐसा और अच्छा कंटेंट, थोड़ा और डिटेल कंटेंट हम बनाएंगे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने ये एक्सेल जो भी कैलकुलेटर में बना है, मेरी वाली कैलकुलेशन है, और ये जो फॉर्मूलाज है ना, मैंने ना मेहनत करके चैट जीपीटी से बनाया है। मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, ये चैट जीपीटी वाला वर्जन है। मैंने कॉम्प्लेक्स वाले भी बनाए थे, वो मैंने मतलब बहुत सारे वर्जन ट्राई करने के बाद मैंने एक सिंपल वाला वर्जन बनाया है जो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं ट्राई करता हूँ इसको कैसे मैं आपको डाल पाऊँ कि आप लोग इसको यूज़ कर पाए और डाउनलोड कर पाए, ये देखने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि ये हो पाए। बढ़िया हो पाए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।